हेलो फ्रेंड्स, मेक फिजिक्स इंटरेस्टिंग में प्रदीप सर का नमस्कार। आज हम मैकेनिक्स के साथ इस करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोडायनामिक्स को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल या कंडक्टर रखा, तब उसके ऊपर फोर्स लगता है। और अगर हमने ऐसे कंडक्टर से कोई लूप बना दिया, तब उस क्लोज्ड लूप के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे। उसकी वजह से वह लूप या कंडक्टर एक ऐसा मोशन बना पाएगा, उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो अगर उन दोनों लूप के दो अपोजिट साइड पे अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग जाए, तब वह परफेक्टली रोटेशनल मोशन बनाएगी और यह कॉइल उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगी। तो करंट जाने की वजह से उसके ऊपर टॉर्क एक्सर्ट हुआ। उस टॉर्क को हम कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, सॉरी अप्लाइड टॉर्क, नॉट रिस्टोरिंग, अप्लाइड टॉर्क। और जैसे ही ये अप्लाइड टॉर्क लग गया, तो जिस फाइबर से या जिस स्प्रिंग से उस फ्रेम को हमने, रेक्टेंगुलर फ्रेम को हमने पिवोट किया है या सस्पेंड किया है, उस रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर टॉर्क लगने से वह फाइबर या स्प्रिंग में ट्विस्ट बनता है। उस ट्विस्ट को हम टॉर्क कहते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट ट्विस्ट, दैट कॉइल रिटर्न टू बैक, एंड हेंस the restoring torque and applied torque, when they become equal and opposite, the net torque acting on that body, that rectangular frame, is zero. जैसे ही उस रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर का नेट टॉर्क जीरो हो गया, तब हम कहते हैं that rectangular coil is in equilibrium, rotational equilibrium। तब वह कॉइल हमेशा के लिए उस पोजीशन पे रह जाती है। तो अब इस वर्किंग प्रिंसिपल को हम कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर अर्थपूर्ण स्टेटमेंट ऐसी है, और शॉर्ट स्टेटमेंट भी मैं बाद में बताता हूँ। वो क्या कहता है? प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेट, क्या गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल यह है, अगर हमने करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और करंट अगर बढ़ने लगा, तो उसके ऊपर अप्लाइड टॉर्क बढ़ेगा और वह कॉइल ऐसे सिचुएशन में जाके रुक जाएगी ताकि वहाँ नेट टॉर्क जीरो एक्ट हो जाएगा। तो उस वक्त वह मैक्सिमम अप्लाइड टॉर्क होगा। रिस्टोरिंग टॉर्क और अप्लाइड टॉर्क जिस जगह पे मैक्सिमम होते हैं, बैलेंस होते हैं, उसको मैक्सिमम अप्लाइड टॉर्क कहते हैं। तो हर जगह पे वह रुकना चाहिए, वह रेक्टेंगुलर फ्रेम। तो ये हम बताना चाहते हैं बच्चों, अगर ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है और उस रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर वायर है, ठीक है, ऐसी एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। फ्रेम बोला मैंने, सिर्फ ये वायर का फ्रेम, ये नहीं, ये भरा हुआ नहीं, ये सिर्फ ऐसी रेक्टेंगुलर फ्रेम है। नंबर ऑफ टर्न्स है उसके अंदर, और उसको हमने फाइबर से, फॉस्फर ब्रॉन्ज नाम के फाइबर से हमने उसको सस्पेंड कर दिया, रिजिड सपोर्ट। और ऐसे दो हॉर्सशू मैग्नेट, कर्व मैग्नेट, 2 बार मैग्नेट कर्व किए हुए भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसे दो मैग्नेट अगर उसके बाजू में रख दिए तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। और जैसे ही रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रख दिया, तो यह कॉइल क्या होगा?
करंट जैसे ही उसके फ्रेम के थ्रू जाने लगा तब उसके ऊपर टॉर्क लगेगा और यह टॉर्क लगने से इसके ऊपर कनेक्ट किया हुआ पॉइंटर भी रोटेट हो जाएगा। जिस प्रकार करंट बढ़ेगा उसी प्रकार ये टॉर्क बढ़ रहा है, टॉर्क बढ़ने से रोटेट हो रही है कॉइल, और जैसे ही ये कॉइल रोटेट हो रही है उसी प्रकार पॉइंटर भी डिफ्लेक्शन बता रहा है। तो हम इसको डिफ्लेक्टिंग गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। इसमें कॉइल क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, मूव हो रही है। तो जिस गैल्वेनोमीटर में कॉइल को रोटेट किया जाता है, कॉइल को मोशन में लाया जाता है, उस गैल्वेनोमीटर का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये किस प्रिंसिपल से काम कर रही है, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं। करंट बढ़ने से टॉर्क लगता है, टॉर्क बढ़ने से ये कॉइल रोटेट होती है और वह रोटेट होने के बाद वह ऐसे पोजीशन पे जाके खड़ी होती है वहाँ मैक्सिमम टॉर्क लग जाए, अप्लाइड टॉर्क, ताकि रिस्टोरिंग टॉर्क उसको बैलेंस करने में सफल रहे। तो जैसे जिस वक्त वह दोनों बैलेंस हो गए वहाँ जाके वह रुक जाएगी। इसी प्रकार तो करंट कैरिंग कॉइल, अब ये इस कॉइल का जो रोटेशन है, इस कॉइल का जो डिफ्लेक्शन है, ये पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है, ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तो जैसे ही करंट बढ़ रहा है उस प्रकार ये डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। तो हम शॉर्टली कहने लगे द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज शॉर्टली स्टेटेड एज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू दैट कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के कॉइल के थ्रू भागता हुआ करंट अगर बढ़ने लगा तो डिफ्लेक्शन ऑफ दैट कॉइल भी बढ़ेगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। तो चलिए बच्चों, आज हम एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उस बड़े क्वेश्चन का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पहला काम, कंस्ट्रक्शन क्या है उसके अंदर, व्हाट इज कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्शन है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। उस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने ऐसे सिलेंडर के ऊपर वाइंड अप किया है और उस वाइंड अप की हुई रेक्टेंगुलर कॉइल को हॉर्सशो मैग्नेट, कर्व दो मैग्नेट के बीच में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। उस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको या तो हम सस्पेंड कर सकते हैं और दो स्प्रिंग से उसको पाइवोट किया जाता है। एक स्प्रिंग उसको इधर रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, टॉर्क लगाएगी, एक स्प्रिंग उसको अपोजिट टॉर्क लगाएगी। दोनों स्प्रिंग के बीच में उसको पिवोट किया जाता है, उसको हम पिवोटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। जिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कॉइल सस्पेंड किया है उसको हम सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। दोनों का भी कंस्ट्रक्शन यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सस्पेंडेड एमसीजी, तो सस्पेंडेड और यहाँ पिवोटेड एमसीजी। ठीक है। अब सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है बच्चों, ये है रिजिड सपोर्ट और इसको एक फास्पर ब्रॉन्ज का फाइबर होता है, उसको मिरर लटकाया जाता है डिफ्लेक्शन नोट डाउन करने के लिए और उसको एक रेक्टेंगुलर फ्रेम से सस्पेंड किया जाता है। इस फ्रेम के ऊपर ऐसा वायर पूंड किया जाता है, पूंडेड वायर होता है, उसको हम रेक्टेंगुलर कॉइल नाम से जानते हैं। तो इसमें से एक इस वायर से करंट आएगा, इसमें घूमेगा 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 और बाद में इस वायर से वह क्या बाहर निकल जाएगा। उसको हम स्क्रू से टाइटली बाउंड कर दिया, उसको फिट कर दिया और इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया, सस्पेंड किया है। तो इस प्रकार बच्चों ये रहा कंस्ट्रक्टिव डायग्राम ऑफ सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये आयरन कोर है जिसके ऊपर हमने वह कॉइल रैप किया है, उसके ऊपर वूंड किया है और उस कॉइल के थ्रू करंट जा रहे और यहाँ स्क्रू टाइट स्क्रू टी है। तो ये कंस्ट्रक्टिव डायग्राम हो गया बच्चों सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जिस कॉइल की हम बात कर रहे हैं ना, ये कॉइल है, उसको इस फास्पर ब्रॉन्ज जैसे वायर से सस्पेंड किया है, उसके थ्रू ही करंट भेजा है।
और इस वायर के थ्रू करंट बाहर निकाला है। और ये हॉर्स शो मैग्नेट, ऐसे दो गर्व मैग्नेट होते हैं, उसको हॉर्स शो मैग्नेट क्यों, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है मूविंग कॉइल गैल्वामीटर में से सस्पेंडेड का। यहाँ डिफ्लेक्शन, इस कॉइल का डिफ्लेक्शन काउंट करने के लिए हम लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट यूज करते हैं, वह यहाँ पे दिखाया नहीं गया। ये देखो, ये मिरर है, लैंप का लाइट उस मिरर के ऊपर डाली जाती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी एडजस्टेड ओवर द फाइबर स्केल, प्लास्टिक स्केल के ऊपर। और जैसे ही करंट जाएगा ये ट्विस्ट हो जाएगा और ये मिरर डिफ्लेक्ट होगा। मिरर अगर थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, रिफ्लेक्टेड लाइट टू थीटा से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसी प्रकार बच्चों हम उसका डिफ्लेक्शन मेजर करने में कामयाब हो सकते हैं, मगर डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए यहाँ डायरेक्ट कोई रीडिंग नहीं है, लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट लगानी होगी, तब हम उसका डिफ्लेक्शन नाप सकते हैं। लेकिन इसी वह अरेंजमेंट यहाँ दिखाई नहीं जाती है। ये रहा सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वामीटर का कंस्ट्रक्शन। जो भी दिख रहा है उसको यहाँ लिस्ट बना दो, ये कंस्ट्रक्शन, ये फिगर। अब पिवोटेड मूविंग कॉइल गैल्वामीटर में क्या होता है, उसमें ही रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, मगर उसमें क्या किया जाता है, इस कॉइल को दो स्प्रिंग से पिवोट किया जाता है, दोनों के बीच में उसको एडजस्ट किया जाता है, फिक्स किया जाता है, तो उसको हम पिवोटेड मूविंग कॉइल गैल्वामीटर बोलते हैं बच्चों। मगर उसको हम दिखा रहे हैं कैसे, अब यहाँ किस व्यू से दिखा रहे हैं, यह हमने कैसा दिखाया था आपको, हॉरिजॉन्टल व्यू दिखाया था, उसको आप वर्टिकल व्यू से दिखते हैं। देखो बच्चों, ये मैग्नेट्स है, ये मैग्नेट्स है और यह कॉइल है, तो ये ऐसा रखा है, तो हम ऊपर से देख रहे हैं तो इस तरह का व्यू होगा। ये मैग्नेट है और ये कॉइल का इधर की साइड है, सिर्फ ऐसा दिख रहे हैं, हम ऐसा देख रहे हैं, तो कॉइल इसमें है ऐसा, तो ये कॉइल रोटेट हो जाएगी। जैसे ही ये कॉइल रोटेट होगी ना, तो ये मैग्नेट, ये पॉइंटर, एल्यूमिनियम पॉइंटर, हल्का सा पॉइंटर होता है, तो वो भी ऐसा रोटेट हो जाएगा। तो इस प्रकार अरेंजमेंट कर रहे हैं हम, यहाँ एक स्प्रिंग रखेंगे और यहाँ एक स्प्रिंग रखेंगे, ओके। उस दोनों स्प्रिंग के बीच में ये कॉइल होगा, उसके थ्रू करंट जैसे ही जाएगा वो रोटेट होते जाएगी। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे ये रिफ्लेक्टिंग, ये पॉइंटर बढ़ेगा। अगर करंट की दिशा पॉजिटिव रही तो इधर रिफ्लेक्शन होगा, करंट रिवर्स हो गया तो इस साइड पर डिफ्लेक्शन होगा। दोनों तरफ से वह डिफ्लेक्ट हो सकता है, डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन क्या है। तो इसके ऊपर से हम यहाँ नो डिफ्लेक्शन, जीरो पोजीशन बता देना। यहाँ पे ICX स्केल होती है, उसके ऊपर कैलिब्रेशन होता है, 0 से इधर 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस प्रकार। और यहाँ लो डिफ्लेक्शन मॉडल तो ये ऐसा, ये पिवोटेड मूविंग कॉइल गैल्वामीटर का। अब यहाँ ये स्केल है और यहाँ होता है ऐसा व्यू। तो यहाँ एक कॉइल है, आयरन कोर के ऊपर ऊन की हुई कॉइल, और ये है दो मैग्नेट्स, ऐसे बॉक्स में उसको रखा जाता है। और यहाँ पे एक स्प्रिंग है, पीछे एक स्प्रिंग है, ये एल्यूमिनियम पॉइंटर P है, पॉइंटर P बोलो, और ये कैलिब्रेटेड स्केल है। तो इस प्रकार का ये मूविंग कॉइल गैल्वामीटर का रफ डायग्राम बताया मैंने। तो इस प्रकार कंस्ट्रक्शन में क्या है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में ही कॉइल है, दोनों में हॉर्स मैग्नेट है। रेक्टेंगुलर कॉइल है, सिलेंडर के ऊपर वुड की हुई है, आयरन सिलेंडर, आयरन कोर यूज करते हैं ताकि वो क्विकली मैग्नेट, ये क्या डिमैग्नेटाइज होना और मैग्नेटाइज होना, उसका हिस्टेरिसिस लॉस कम है। तो हिस्टेरिसिस लॉस कम है, हिस्टेरिसिस लॉस किसको कम होता है, जो तत्काल मैग्नेटाइज होता है, तत्काल डिमैग्नेटाइज होता है, उसके अंदर स्लिम ये हिस्टेरिसिस लूप बनता है, तब वैसा मटेरियल हम यहाँ यूज करते हैं। तो अब बताइए बच्चों, ये रहा मूविंग कॉइल गैल्वामीटर का, पिवोटेड मूविंग कॉइल गैल्वामीटर का कंस्ट्रक्टिव डायग्राम, वो रहा सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वामीटर का कंस्ट्रक्टिव डायग्राम। अब वर्किंग क्या हो रही है दोनों में भी, जैसे ही करंट जाएगा वैसे डिफ्लेक्शन मिल रहा है। डिफ्लेक्शन यहाँ पॉइंटर रिकॉर्ड कर रहा है, यहाँ लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसी प्रकार अब हम उसका कंस्ट्रक्शन तो बता दिया, अब उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है,
तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन एंगल थीटा. आई प्रोपोर्शनल टू थीटा. ये वर्किंग प्रिंसिपल है, इसी को प्रूव करने का हम प्रयास कर रहे हैं. करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कि थीटा डिपेंड करेगा करंट पे, करंट डिपेंड करेगा थीटा पे. तो अब इसको हम डिराइव करने के लिए जा रहे हैं. डिराइव करने के लिए कोई ऐसा डिफिकल्ट डेरिवेशन नहीं है. तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग बाय गैल्वेनोमीटर ये कंस्ट्रक्टिव डायग्राम हो गई बच्चों. अब हम वर्किंग प्रिंसिपल बताने जा रहे हैं. सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है, उसमें डेरिवेशन निकालना है. तो आपको याद होगा, आपने जो रोटेशनल मोशन में, मैकेनिक्स में हम रोटेशनल मोशन में हमने पढ़ाया है, 2 डायमेंशनल मोशन में हमने पढ़ाया है आपको. उसमें टॉर्क क्या होता है और उसका रिलेशन क्या होता है, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और उसका रिलेशन क्या है. चलिए बच्चों, अब यहाँ जहाँ वक्त मिलेगा वहाँ उसको डिस्कस करेंगे. तो प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दोनों गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल एक ही है, अलग अलग नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में फर्क है. अब बताइए बच्चों, यह है रेक्टेंगुलर कॉइल. इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. इस कॉइल को एक चाबी से करंट आ रहा है, दूसरे करंट बाहर जा रहा है, ऐसा करंट बहता है. PQRS ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है. तो अब n नंबर ऑफ टर्न्स ना हो मगर फ्लैक्शन होने हो जाए. देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इस दिशा में जा रहा है. तो बताइए बच्चों, इसके इस ब्रांच P2 के ऊपर फोर्स लगेगा क्या नहीं लगेगा. तो इसकी लंबाई हम मान रहे हैं, इस रेक्टेंगुलर कॉइल की लंबाई L है और विड्थ B है, ठीक है. अब बताओ बच्चों, अगर इस कंडक्टर के थ्रू L लेंथ के कंडक्टर के थ्रू I करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बिल साइन थीटा, मगर यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, जब थीटा 90 हुआ साइन 91 बन गया, तो फोर्स लग रहा है बिल. ओके, तो फोर्स लग रहा है बिल, किसके ऊपर लग रहा है, P2 साइड के ऊपर भी लग रहा है, SR साइड के ऊपर भी लग रहा है. मगर QR साइड पे और PS साइड के ऊपर करंट क्यों नहीं लग रहा है. इसका मतलब है बच्चों, देखो ना, करंट इस साइड है, मगर दोनों के बीच का एंगल कैसा है, 0 है. वहाँ 180 है, वहाँ यहाँ 0 है. मैग्नेटिक फील्ड राइट के तरफ है, करंट भी राइट के तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल 0, साइन 0, 0, तो नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वन. उसी प्रकार यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा राइट है, करंट की दिशा लेफ्ट है, दोनों के बीच में एंगल 180 है, तो साइन 180 भी 0 आ रहा है. उसी प्रकार इसके ऊपर भी फोर्स नहीं लगेगा, इसी प्रकार इसके ऊपर भी फोर्स नहीं लगेगा. फोर्स लग रहा है सिर्फ 2 ब्रांच के ऊपर, PQ के ऊपर और SR के ऊपर. अब बताइए बच्चों, अब किस दिशा में फोर्स लगेगा. मैग्नीट्यूड को तो दोनों के ऊपर सेम लगेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है, दोनों की लेंथ L है, दोनों से करंट I जा रहा है. अब हम विल फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करेंगे. ये साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, ये फिंगर करंट की दिशा बताएगा, तो हम डिनोट द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो चलिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तुम्हारे राइट साइड पे है, राइट साइड पे करंट नीचे, फोर्स बाहर. तो फोर्स ऑन दिस PQ डायरेक्टेड आउटवर्ड, उसको डॉट इन सर्कल से डिनोट किया जाता है. तो मैग्नीट्यूड है BIL और डायरेक्शन बाहर है. और इसके ऊपर बताइए बच्चों, इधर है, चलिए मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, तो अंगूठा अंदर है. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना इसकी दिशा में है, अंदर की दिशा में है. इसका मैग्नेटिक फील्ड का ये मैग्नेटिक कितना है, बिल. तो बिल ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है. मैग्नेटिक फोर्स बिल लग रहा है, इसके ऊपर भी, मगर दिशा अपोजिट है. चलिए बच्चों, अब इस ब्रांच के ऊपर ये PQ और यह SR,
तो ये इधर फोर्स लग रहा है, इसको इधर लग रहा है, तो क्या हो गया, रोटेट हो गया क्या नहीं कॉइल। जैसे ही दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक ही कॉइल के ऊपर दो पॉइंट पे लगते हैं तब यह कॉइल रोटेट हो जाती है अबाउट दिस एक्सिस। तो ये रोटेशनल मोशन बना रही है कि रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट होगी। अब रोटेट जब भी होगी तो उसके अंदर टॉर्क क्या अप्लाई होने से हो रही है। तो अप्लाई टॉर्क का फार्मूला है एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट टू फोर्सेस। तो चलिए एक में से दो में से एक फोर्स को लेता हूँ, टॉर्क तो इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है दोनों के बीच में, बी है, एफ इंटू बी है। टॉर्क का हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क निकालने के लिए उन दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं, बी आई एल इंटू बी। चलिए बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप है। तो टॉर्क लग गया 22 का, फोर्स लग गया बिल, तो उस दोनों फोर्स की वजह से एक लूप के ऊपर लगा हुआ टॉर्क पाई है, ठीक है, बी ए आई, ये एरिया है उस कॉइल का, लूप का। अगर उस कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स रहे तो करंट कितना आएगा, n टाइम्स I रहेगा, इसमें n टाइम्स I, इसमें भी n टाइम्स I, तो इसलिए जहाँ I लिया है वहाँ हम n लेंगे। तो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस ऊपर ऑन दिस लूप इज गिवन बाय बी आई एन ए, बिना, उस बाई का नाम बिना। तो ये टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप कंसिस्ट ऑफ n number of turn, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसिस्ट ऑफ n number of turn। ऐसे n number of turn से बनाइए इस रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर लगा हुआ ये फोर्स है, ठीक है बच्चों, टॉर्क है। अब बताइए ये टॉर्क अप्लाइड है, मतलब करंट की वजह से अप्लाई किया हुआ टॉर्क है। अब जैसे ही इस टॉर्क की वजह से वो रोटेट हो गया तो कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा। तो अब फोर्स की डायरेक्शन इधर थी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी, दोनों एक दूसरे को कैसे थे, परपेंडिकुलर थे। अब जैसे ही टॉर्क को बताते हैं कि कॉइल रोटेट होगी ना बच्चों, तो ये अगर कॉइल रोटेट होगी इसका मतलब अब इसके ऊपर लगे हुए फोर्स की दिशा भी बदल गई, इसके ऊपर लगे हुए फोर्स की दिशा भी बदल गई, यानी कि अब इसको जो सस्पेंड किया है वो फाइबर ट्विस्ट हो गया, इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो गया। तो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होने के बाद वो क्या करेगा, थीटा एंगल से ये रोटेट हो गया, ये कॉइल थीटा एंगल से रोटेट हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ आप बताना चाहते हैं कि उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसा करें, तो देखिए बी बार ले सकते हैं। अब यहाँ करंट को नहीं, नंबर ऑफ एरिया वेक्टर को दिया जाता है, तो इसीलिए बच्चों तो बार इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार और इनटू आई इनटू एन। तो ये ए बार एरिया वेक्टर है बच्चों, बी बार मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो देखो बच्चों इस पोजीशन में एरिया वेक्टर इधर था, एंगल कितना था, 90 था। जैसे ही ये रोटेट हो गया तो अब 90 नहीं रहा, थीटा रहा। तो अगर थीटा दोनों के बीच में एंगल थीटा बन गया तो रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होता है, तो इक्वल टू, अगर थीटा बढ़ गया तो रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ेगा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क तो इक्वल टू माइनस ए थीटा। क्यों माइनस दे रहे, वह रिस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस लाने का प्रयास करेगा। बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क if coil is rotated with the torque bina, because of that bina torque, if coil is makes an angle theta, then restoring torque is exerted, and that because of restoring torque, it will come to pavilion, come to back to its original position, mean position. तो रिस्टोर करने का जो टॉर्क है उसको हम रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं, और थीटा ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा, थीटा कम रिस्टोरिंग टॉर्क कम। मगर डिफ्लेक्शन थीटा की दिशा और टॉर्क की दिशा हमेशा अपोजिट होती है। डिफ्लेक्शन थीटा इधर हुआ तो टॉर्क उसको इधर लाने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए उसको माइनस सिंबल से डिनोट किया जाता है। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में जानना चाहते हैं, जब दोनों ये अप्लाइड टॉर्क से रिस्टोरिंग टॉर्क अगर बैलेंस हो गया
तब वह पोजीशन इक्विलिब्रियम कहा जाता है। वहां जाके कॉइल वह रुक जाती है। जब तक अप्लाइड टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क से बड़ा है तब तक वह कॉइल घूमेगी घूमेगी घूमेगी, और जैसे ही थीटा कम होगा तब टॉर्क कम होगा, मतलब अप्लाइड टॉर्क कम हो जाएगा, और उसके ऊपर के थीटा जब बैलेंस होगा, अप्लाइड टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क जिस वक्त बैलेंस होंगे उस वक्त वहां कॉइल रुक जाएगी। अगर के थीटा बढ़ गया तो कॉइल वापस आएगी, अगर ये बढ़ गया वापस और कॉइल फिर ज्यादा डिफ्लेक्शन पाएगी। ये बढ़ने से थीटा बढ़ रहा है और थीटा बढ़ने से रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ रहा है। एक सिचुएशन ऐसी बनेगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगी, अनडिफ्लेक्टेड बोले तो एक रेस्ट पोजीशन पाएगी यह कॉइल। जैसे ही ये इक्विलिब्रियम में आई कॉइल तब हम इन दोनों को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जैसे ही इन दोनों को बैलेंस करोगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। क्या मिल रहा है बच्चों, बीना इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की अगर बात करते हो तो बीना इक्वल टू के थीटा मिल गया। चलो तो आई चाहिए आपको, आई इक्वल टू के अपॉन बान इंटू थीटा। चलिए के अपॉन बान, के कौन है, ट्विस्ट कांस्टेंट है, इस फाइबर का कांस्टेंट है, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं फ्लोटेड में, और सस्पेंडेड में फाइबर कांस्टेंट बोलते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट भी बोला जाता है। ये कांस्टेंट है उस मटेरियल के लिए। बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, एरिया ऑफ द लूप उस कॉइल का एरिया है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट है, इसीलिए करंट थ्रू दैट गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये रहा प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इस प्रकार बच्चों यहाँ हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल प्रूव करने में कामयाब हो गए। तो चलिए इस कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान दिया तो आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा बन गया। तो ये हुआ बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन। अभी हमने वर्किंग प्रिंसिपल बोल दिया। देखो बच्चों, अब यहाँ हर जगह पे कॉइल अगर रुकना चाहिए तो मैक्सिमम टॉर्क लगना चाहिए क्या उसके ऊपर। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल का। अगर 90 डिग्री रहा तो ये हम विंड फोर्स मान लिया ना। अगर 90 डिग्री नहीं रहा तो हम साइन थीटा यहाँ ले लेते, साइन थीटा आगे जाता था, यहाँ पे एरिया वेक्टर और बी के अंदर साइन थीटा आ रहा था, थीटा एंगल लगने से टॉर्क। जैसे ही थीटा 90 हो गया तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। अगर वहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है, थीटा बदल रहा है, इसका मतलब तो टॉर्क भी बदलेगा, साइन बदलेगा, साइन कम 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 होते जाएगा। जैसे ही ये कम हो रहा है, जिस वक्त इसके साथ मैच हुआ तब वहां जाके कॉइल रुकेगी। बताओ, इसको मैच करने के लिए इसका डिफ्लेक्शन क्या करना है, बढ़ाना है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बढ़ाकर हम बैलेंस कर सकते हैं। हर जगह पे उस कॉइल को अगर रुकाना है तो ये मैक्सिमम टॉर्क लगना चाहिए। तो बताइए बच्चों, हर जगह पे मैक्सिमम टॉर्क लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हर जगह पे थीटा एंगल 90 अरेंज करना होगा। थीटा एंगल किसके बीच में है, एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। तो बताइए, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट लिया, अगर यूनिफॉर्म लिया है, मगर कैसा, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मगर क्या वन डायरेक्शनल है। अगर हमने उसको कॉइल को अगर रोटेट कर दिया तो एरिया वेक्टर के बीच का एंगल बदलेगा। अब भी वेक्टर के साथ का एंगल 90 है, जैसे ही रोटेट हुआ थीटा डिक्रीज हो गया, साइन डिक्रीज हो गया, इसका मतलब ये डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें हर वक्त पे अगर हमें इसके अंदर मैक्सिमम टॉर्क लगना है तो ये कॉइल हर वक्त मैग्नेटिक फील्ड के इस प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहना ही चाहिए। तो एनी डिफ्लेक्टेड पोजीशन ऑफ दिस कॉइल, if we want to provide the magnetic field in the plane of this coil, we must use the horseshoe magnet so that they will form the radial magnetic field concentrated at the center of this coil. तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेंट्रेशन सेंटर ऑफ द कॉइल होगा और उसकी डायरेक्शन रेडियल होगी। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तब हम ईच एंड एवरी पोजीशन ऑफ द कॉइल के जगह पे हम मैक्सिमम अप्लाइड टॉर्क बनाने में सफल हो जाएंगे, ताकि हर डिफ्लेक्टेड पोजीशन पे वो रुक जाएगी, हर डिफ्लेक्शन पोजीशन पे रुक जाएगी। क्यों, ये के थीटा उसको बैलेंस कर रहा है ना, तो के थीटा को बैलेंस करने के लिए मैक्सिमम टॉर्क बिना लगना चाहिए।
अगर हम डिफ्लेक्ट हो गया, थीटा बढ़ कम हो गया, थीटा चेंज होने से टॉर्क कम होगा, तो वो वापस आएगा वहां। जो अप्लाइड टॉर्क कम पड़ गया रिस्टोरिंग से, तो रिस्टोरिंग टॉर्क का प्रभाव ज्यादा रहेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस लाएगा। चाहे करंट क्यों ना बढ़ रहा है, मगर वो वहां रुकती नहीं कॉइल, तो वह क्यों वापस आ रही है, क्योंकि यह कम होने जा रहा है, तो इसीलिए ये कम होना नहीं चाहिए। उसको बैलेंस करा तो डिफ्लेक्ट एनी डिफ्लेक्टेड पोजीशन को रुक जाएगी। तो इन ऑर्डर टू एक्वायर द इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एवरी डिफ्लेक्शन थीटा, द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन दैट मैग्नेट और या गैल्वेनोमीटर के अंदर। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए और स्ट्रांग भी चाहिए। अगर हमने हॉर्सशो मैग्नेट यूज किया, तो हॉर्सशो मैग्नेट एक ही मैग्नेट होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। अगर हमने इंस्टेड ऑफ गेटिंग सिंगल मैग्नेट हॉर्सशो मैग्नेट, इफ वी यूज द सेपरेट 2 बार मैग्नेट्स एंड इफ वी कट द कर्व, cut the ends of that magnet, both magnet, so that they will form the curve magnetic field या रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस प्रकार बच्चों रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज करते हैं, ताकि वह इक्विलिब्रियम एक्वायर करे डिफ्लेक्टेड पोजीशन पे। इसीलिए मैक्सिमम टॉर्क लगना चाहिए, और मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब एरिया वेक्टर फ्रेम ऑफ कॉइल के फ्रेम को परपेंडिकुलर रहना चाहिए। तो इसीलिए ये मैक्सिमम टॉर्क अप्लाइड है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क जब बैलेंस होगा तब वो इक्विलिब्रियम एक्वायर करेगी। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, वर्किंग पूरा हुआ। अब हम जाएंगे इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के एप्लीकेशंस पढ़ने के लिए। तब तक के लिए यहाँ रुकते हैं, फिर मिलेंगे दोबारा कल इसी वक्त। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।